हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। तो इसी अच्छी बात से आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एयर। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। तो वो पॉसिबल था इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए थे। आई होप आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो आप एक बार हर चैप्टर के जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसके डिस्क्रिप्शन ओपन करके देख लिया करो। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि हर चैप्टर के पॉसिबल हैं, बिकॉज अगर मैं सच बताऊँ तो डिस्क्रिप्शन में 5000 वर्ड्स टाइप करने की लिमिट होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब आगे तक कर सके, आगे उसके ज़्यादा नहीं जाता। तो मैं पूरे हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर लास्ट के 1-2 क्वेश्चन अगर छूटते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसे छोड़ दूँगी। बट हाँ, जितना भी टाइप हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। तो वैसे ही चैप्टर 3 के सारे हो पा रहे थे इसलिए मैंने आपको कर दिए थे। ठीक है। तो आज बिना टाइम वेस्ट करे हमारे न्यू चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एयर। एयर मतलब आपको सभी को पता होगा, दैट इज़ हवा। ठीक है। तो जो हमारी अर्थ है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट से और बहुत ही बड़े ब्लैंकेट से ढकी हुई है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हवा के बहुत ही बड़े कंबल से ढकी हुई है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हर लिविंग बीइंग को इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बीइंग्स हैं, वो सारे एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीने के लिए। वो क्या प्रोवाइड करते हैं? एयर प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमें हवा प्रोवाइड करता है जो जिससे हम सांस लेते हैं, और ये हमें सन के हार्मफुल रेज से भी बचाता है। इस ब्लैंकेट के प्रोटेक्शन के बिना हम हमारे जो सन की हीट है उससे अलाइव नहीं हो पाएंगे, उससे नहीं बच पाएंगे। ड्यूरिंग डे और रात को बिल्कुल हम जम जाएंगे ठंड के चक्कर में। ये क्या है? आपका एयर का मास है एक तरीके से, एक आपके लिए, जो कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऐसा बना के रखता है कि लोग जी सकें। देन टॉपिक आता है आपका फर्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या आपको पता है कि जो एयर है जो कि हम अंदर लेते हैं ब्रीथ के लिए, वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। सोच सकते हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ऐसी 2 गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन ऑर्गन और जो हाइड्रोजन है वो पाए जाते हैं, बट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में, वो ज़्यादा नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, जो ये गैसेस छोड़ो आप, कोई बात नहीं, तो है जो है, पर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं एयर में। जो आपको पाई चार्ट गिवन है उसमें आपको ये बताया हुआ है कि हमारी एयर में जो सब चीज़ें होती है वो कितनी कितनी परसेंट में होती है। फिगर 4.1 ये वाला अभी हम पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है हमारी एयर में, वो सबसे ज़्यादा होती है। प्लेंटीफुल मतलब यार, कब सबसे ज़्यादा मतलब इससे कम है, पर इससे ज़्यादा कोई भी गैस नहीं, इतनी ज़्यादा भरी होती है ये हमारी एयर में। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम अंदर सांस लेते हैं, तो हम कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी लेते हैं और हमारी लंग्स में नाइट्रोजन भी जाता है और फिर उसे एक्सेल कर देते हैं। पर जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उनके जीने के लिए। फॉर देयर सर्वाइवल दे नीड्स नाइट्रोजन। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कितने कितने परसेंटेज में। टोटल क्या होता है आपका 100%, ये तो सभी को पता होगा आई होप। तो एयर क्या है आपका? ये है पूरा, ये जो गोल सर्कल है क्या है आपकी? एयर है। नहीं, यहाँ नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं एयर। ठीक है।
तो एयर में नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट होता है आपका 78% प्रेजेंट होता है। मैंने बोला ना नाइट्रोजन यहाँ पर दी हुई है, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। 78%, 100 में से 78 माइनस करो, सोच के देखो कितने बच गए यार, मतलब 22% ओनली, 22%, बाकी का सब प्लस करने में मिल जाता है। अब उसके बाद ऑक्सीजन आपकी होती है 21%, देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, देन आर्गन होता है 0.93%, और अदर्स मतलब जैसे इसमें हमें दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन, ये जो है ये सब डस्ट पार्टिकल्स ही क्या है आपकी 0.04%। ठीक है, अब इन सबको आप प्लस करो, 78 + 21 कितना हुआ आपका 99, देन 93, ये 0 पॉइंट है यानी इसका भी 1 का नहीं हुआ काउंट। हाँ, तो ये सब मिलाकर कितना है आपका 1% है ओनली। तो 99 + 1 क्या हो गया आपके टोटल 100 हो गया, यानी 100 जो आपकी वो एयर जो आपकी वो नेचुरल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। उन्हें नाइट्रोजन, प्लांट्स की बात हो रही थी ना यहाँ पर, हाँ, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिलता सीधे डायरेक्टली एयर से। जो बैक्टीरिया है जो कि सॉइल और रूट्स में जीते हैं कुछ प्लांट्स के, वो नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और उसके बाद मतलब कि चेंज हो जाते हैं एक उनकी फॉर्म में जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन जो कि सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है एयर में, हमने अभी पढ़ा कि जो नाइट्रोजन है वो कितना होता है 78% और ऑक्सीजन कितना होता है 21%। तो वो क्या हुई, ये क्या हुई, सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस हुई। तो जो ह्यूमंस और एनिमल्स है वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से ताकि वो जी सके, ताकि वो सांस ले सके। जो ग्रेन प्लांट्स है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आई होप आप सभी को पता होगा, आपने साइंस में भी पढ़ा है। डैट फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, रेडी करते हैं पूरा। इन दिस वे जो ऑक्सीजन होता है एयर का जो एक कंटेंट है वो एक कुछ कांस्टेंट में छोड़ देता है। अगर हम ट्रीज़ को कट करें तो ये जो बैलेंस बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हमें बोला जाता है ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक दूसरी इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का वो ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है जो कि बिल्कुल इक्वल अमाउंट है। प्लांट्स जो कि यूज़ करते हैं हमारा अपना एक परफेक्ट बैलेंस बना रहे जिससे कि हाउएवर जो बैलेंस है वो अपसेट हो जाता है जब मतलब कि बिगड़ जाता है जब फ्यूल्स या फिर कुछ ऐसे कोल और ऑयल जलता है। तो दे ऐड बिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको जलाने के लिए बहुत सारे टन्स ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और हमारे एटमॉस्फेयर में हर साल। एज अ रिज़ल्ट द जो इंक्रीज वॉल्यूम है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की वो हमारी अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। इसीलिए प्लांट्स ह्यूमंस और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं जीने के लिए। ठीक है, देन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड है जो कि अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती है। वो 5 लेयर कौन कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर। फिगर 4.2। ओके, तो ये है आपकी, पहले हम इस पैराग्राफ को पूरा करते हैं देन हम इसके ऊपर आएंगे। फर्स्ट आपको गिवन है ट्रोपोस्फेयर। ये जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 13 किलोमीटर। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो
इससे आती है हमारे पास, मतलब एयर इससे आती है एक टाइप ऑफ से जो हम ब्रीथ करते हैं। ऑलमोस्ट हर वेदर में जो फिनोमिना होता है जैसे कि रेनफॉल, फोग, हेल स्टॉर्म, वो इस लेयर में होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट बोला जाता है ना, वहाँ से आ रही है बारिश, तो बस यही। ठीक है, देन स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के नीचे, ट्रोपोस्फेयर के बाद वाली जो लेयर आती है वो आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इनकी इसके जो एक्सटेंड हाइट है वो है 50 किलोमीटर की, और इस ये जो लेयर है वो फ्री है क्लाउड से, और यहाँ पर वेदर का फिनोमेना होता है। वेदर जैसा होता है वो इस लेयर पर डिपेंड होता है बिल्कुल, जो कि कंडीशंस को बनाता है, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। मोस्ट ऑफ द एरोप्लेन्स यहाँ पर फ्लाई होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट फीचर स्ट्रेटोस्फेयर का वो ये है कि ये ओजोन गैस की लेयर जो है, ओजोन गैस की, वो कंटेन करती है। ठीक है, हमने ये सीखा था, हमने ये पढ़ा था कि हम कैसे हमारी सन रेस की हार्मफुल इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। तो वो किससे बच सकते हैं हम? ओजोन लेयर से। अगर आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, हाउ वी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, सॉरी विच लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, तो आपको आंसर देना है ओजोन गैस, ओजोन लेयर या फिर ओजोन गैस, दोनों। ठीक है, देन आता है मेसोस्फेयर। तो इसमें लेयर में हमें क्या गिवन है कि ये जो है वो हमारी थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है, और इसकी जो हाइट है वो है 80 किलोमीटर। जो मेट्रोट्रस है वो यहाँ पर ही जलता है इस लेयर में, और उसका जो स्पेस है वो भी इसी लेयर से, इस स्पेस की भी इस लेयर से एंट्रिंग होती है। ठीक है, देन आपकी बात आती है थर्मोस्फेयर की, जो कि आपकी फोर्थ लेयर है एटमॉस्फेयर की। ये जो थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो यहाँ से इसकी जो इंक्रीजिंग हाइट है वो इसकी वजह से है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब वो गर्म रहता है। जो लोनोस्फेयर है वो इस लेयर का पार्ट है, और ये कम से कम 80 to 400 किलोमीटर के बीच में है, 80 to 400 किलोमीटर के बीच में लाई करता है। जो ये लेयर है वो आपके रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। इसका इनफैक्ट जो रेडियो वेव्स होती है वो भी इसी अर्थ की जो रेडियो वेव्स होती है वो इसी लेयर से ट्रांसमिटेड होती है, और वो अर्थ के दोबारा पास आ जाती है इस लेयर की वजह से। ठीक है, देन आता है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज एक्सोस्फेयर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो होती है आपकी एक्सोस्फेयर। सॉरी गाइज, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। सो लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कर देना, और कमेंट को भी कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो ये जो लेयर है वो बहुत ही थिन लेयर है, सबसे मोटी लेयर है। जो लाइट गैसेस होती है जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन, वो यहीं पे इसी लेयर में फ्लोट करती है स्पेस से लेकर यहाँ तक। ठीक है, देन आपका टॉपिक आता है वेदर एंड क्लाइमेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार ये देख लेते हैं हमारा चैप्टर कितना बचा है। अभी रहता है, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई डैट, वी विल कंप्लीट इट फास्टर टू फास्टर। अरे क्या हो रहा है भाई? इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज बारिश होने वाली है? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? क्या आज ब्राइट और सनी होने वाला है? हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हियर्ड दिस फ्रॉम एनजिक्योस क्रिकेट फैंस प्रिडिक्टिंग द फेट ऑफ अ वन डे मैच? हम ये कितनी बार सुनते हैं क्रिकेट के फैंस से कि उनका एक दिन का मैच आज होगा या फिर नहीं होगा। अगर हम इमेजिन करें कि हमारी जो बॉडी है वो एक रेडियो बन जाए, और उसका हमारा जो माइंड है वो उसका स्पीकर बन जाए, वेदर जो कुछ भी होगा तो हमें पहले ही पता चल जाएगा और वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। वेदर ये जो आर टू आर, डे टू डे कंडीशन होती है हमारी एटमॉस्फेयर की। ठीक है, ये होती है वेदर।
हॉट और ह्यूमिड वेदर हमारे एक इरिटेबल बना देता है हमें, मतलब कि कभी बारिश, अगर मान लो 2 मिनट के लिए क्या आई, आपकी धूप आ गई, ठीक है, उसके बाद 2 मिनट के लिए क्या आई, आपकी छाँव आ गई, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप पहले धूप में जाओगे सर्दियों में खेलने के लिए, फिर अंदर आ जाओगे, दोबारा फिर जाओगे, फिर अंदर आ जाओगे, ऐसे अच्छा लगेगा? अब आप इरिटेट हो जाओगे ना बिल्कुल। अब प्लेजेंट जो ब्रीजी वेदर होता है वो एक चीयरफुल और इवन प्लान एक आउटिंग का डे बना देता है हमारा। वेदर ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है एक डे से डे तक, ऐसा नहीं है डेली डेली एक ही वेदर रहेगा, चेंज होता रहता है, आपको भी पता है। हाउएवर जो वेदर है आपका जो एवरेज वेदर की कंडीशन होती है एक प्लेस से, वो लंबे टाइम तक नहीं चलती, और वो एक क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है एक प्लेस से। वेदर जो है वो एक प्लेस के वेदर जो है वो क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी सॉरी नाउ डू यू अंडरस्टैंड अरे यार अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट्स। अब क्या आप ये समझ सकते हो कि हम डेली डेली वेदर फोरकास्ट्स क्यों बताते हैं, मतलब कि वेदर आज ऐसा होने वाला है, वेदर कल ऐसा होने वाला है, तो आपको न्यूज़ पहले ही पता चल जाती है ना, तो ऐसा क्यों होता है? क्या सॉरी आपको अब पता चल गया क्या? नाउ अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो आपको डेली डेली ऐसा फील करवाता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, जैसा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा वही आप टेम्परेचर फील करोगे। जो डिग्री है हॉटनेस की और कोल्डनेस की हमारी एयर में, वो क्या है, आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो डे और नाइट को चेंज करता है, बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न, वो सीजन्स को भी चेंज करता है और डे और नाइट को भी चेंज करता है जो टेम्परेचर होता है आपके एटमॉस्फेयर का। समर्स जो है हॉटर होती है देन विंटर्स, समर में ज़्यादा गर्मी होती है ठंड से। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो इन्फ्लुएंस होता है हमारे टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या है, आपका इंसोलेशन है। अब इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन एक ऐसा इनकमिंग सोलर एनर्जी है जो कि आपके अर्थ से इंटरक्रिप्टेड होता है सीधा। जो हमारे इंसोलेशन की अमाउंट डिक्रीज़ होती रहती है, कम होती रहती है हमारे इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। अब हम कुछ इस टेबल को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या काम आता है? मेजर्स द टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए। रेन गॉज हमारी रेनफॉल की अमाउंट को मेज़र करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ योर विंड वेन, हमारे विंड की डायरेक्शन को शो करने के लिए, ठीक है। देन देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, इसी मैनर में, इसी वे में जो आपका टेम्परेचर है वो कम होता रहता है या ज़्यादा भी होता रहता है, कुछ पता नहीं चलता है इसका। अब क्या आप समझ गए कि जो पोल्स है वो स्नो से क्यों कवर होते हैं? अगर अर्थ का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगी और कुछ क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो जाएगी। पर कुछ सिटीज़ में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हायर है उन विलेजेस के अकॉर्डिंगली। जो कॉन्सेंट जैसे कि सुनो, आप नेक्स्ट लाइन से भरने से पहले हम एक बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर आपके मम्मी पापा बोलते हो कि क्या बेटा बाहर मत जाओ, बाहर खुली हवा खुला है ना, तो वहाँ पर और ठंड होगी, है ना, इस टाइम पे आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि जैकेट पहन लो, स्वेटर पहन लो, मफलर पहन लो, है ना। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो विलेजेस के अकॉर्डिंगली ठंड होती है, ठंड गर्मी। जो आपका बिल्डिंग्स में जो मेटल्स होते हैं और जो रोड्स पर ऐसा फ्लैट होता है, वो क्या है, मतलब कि गर्म होता रहता है डे के हिसाब से, दिन में जो है वो गर्म होता रहता है। जो ये हीट है जो कि रात में रिलीज़ होती है, और दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। ये जो हीट होती है जिसकी वजह से वो गर्म होती हैं, वो क्या है, नाइट में रिलीज़ होती है। ऑल्सो जो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स होती है सिटीज़ की, वो एयर को वार्म रखती है और उसकी वजह से सॉरी
हाँ, और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है सिटीज़ का वो भी वार्म रहता है। देन हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर। आप ये जानकर सरप्राइज होगे, आप ये जानकर हैरान होगे कि जो एयर है वो हमारी बॉडी के फोर्स से प्रेस होती है। हाउएवर आपने अभी इवन फील इट, वी डोंट इवन फील इट, वो हम फील नहीं करते। दिस इज़ बिकॉज जो एयर प्रेसेस होती है हमारी जो हर डायरेक्शन से और हमारी जो बॉडी से एग्जर्ट होती है वो एक काउंटर प्रेशर की वजह से होती है। जो एयर प्रेशर है वो हम डिफाइन कर सकते हैं डैट एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, कि वो एक ऐसा प्रेशर है जो कि एक्सर्ट होता है हमारे एयर के वेट से जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर है। ऐसा जैसा कि हम जाते हैं हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स पे तो जो प्रेशर होता है वो रैपिडली फील होने लग जाता है हमें। तो जो एयर प्रेशर होता है वो हमारी सी लेवल के हाईएस्ट उस पे होता है और डिक्रीजेज होता है हमारी हाइट से। हाइट के अकॉर्डिंगली ठंड, हाइट के अकॉर्डिंगली गर्म। जो हॉरिजॉन्टली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का वो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर से, एयर के टेम्परेचर से जो कि एक प्लेस पर गिवन है। कुछ एरियाज़ में जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर जो एयर है वो हीटेड होती है और राइजेस होती है, और जहाँ पर लो प्रेशर एरियाज़ होते हैं उन्हें क्रिएट करता है। जो लो प्रेशर एरियाज़ हैं आपके वो आपको क्लाउडी स्केज और वेट वेदर को एसोसिएट करना चाहेगा। इन एरियाज़ में जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है जो हवा होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, ये क्या है, हैवी की वजह से है, हैवी रेनफॉल वगैरह भी हो सकती है वहाँ पे। तो जो हैवी एयर होती है वो हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, तो जो हाई प्रेशर है वो आपको एसोसिएट करता है आपकी क्लियर और सनी स्कीज को लेकर। ठीक है, देन जो एयर आप हमेशा घूमती रहती है एक फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। हवा एक जगह रुक जाती है क्या, आप बोलोगे हवा रुक तो रुक जाएगी, पर आप अपनी मम्मी को बोलोगे मम्मी रुको तो मम्मी आप रुक जाएगी ना, पर हवा नहीं रुकेगी, वो घूमती रहती है। ठीक है, देन विंड। तो विंड में हमें क्या बताया हुआ है कि जो एयर की मूवमेंट है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में उसे हम बोलते हैं विंड। आपने देखा होगा कि जो विंड है वो एक वर्क करता है जहाँ पर जो ड्राई लीव्स होती है वो ब्लो होती है हमारे पेवमेंट और फ्रूट्स ट्रीज़ की वजह से एक स्टॉर्म के टाइम पे। कभी कभार जो आपका विंड है वो ब्लो करता है जेंटली और उस इवन जो ब्लोइंग होती है आपके स्मोक और कुछ फाइन डस्ट की उसकी वजह से भी। एट टाइम्स जो विंड है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आपको चलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है उस टाइम पे। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप इजीली अपने अम्ब्रेला को कैसे पकड़ सकते हो आप एक वाइंडी डे पे। अगर आपने कुछ ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में सोचा हो कि जब जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो क्रिएट हुई हो, वो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है उन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हो, तो जो विंड है वो ब्रॉडली डिवाइडेड है 3 टाइप्स में। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। तो व्हाट इज़ परमानेंट विंड्स? जो हमारे विंड्स का ट्रेड होता है जो वेस्टरलाइज और ईस्टरलाइज जो पर वो होती है हमारी परमानेंट विंड्स जो उसकी सिर्फ वेस्ट और ईस्ट में ही रहेगी। जो दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो है वो आपकी एक सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगी पूरे साल, इन्हें हम कहते हैं परमानेंट विंड्स। अब सीजनल विंड्स वो विंड्स जो सीजन्स के मतलब अलग अलग सीज़न में अलग अलग डायरेक्शन चेंज करती रहती है अपनी। फॉर एग्जांपल जो मॉनसून है वो इंडिया में होता है। देन थर्ड लोकल विंड्स,
ये जो है ये सिर्फ तभी ब्लो होती है जब एक पर्टिकुलर पीरियड हमारी डे या फिर ईयर का एक छोटे से एरिया में हो, जैसे कि जो लैंड और सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्थर्न प्लान्स ऑफ इंडिया? इट इज़ कॉल्ड लू। जो कि हमारी हॉट और ड्राई लोकल विंड होती है नॉर्थर्न प्लेन्स की, इंडिया की, वो कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लू। देन मॉइस्चर। जब पानी इवेपोरेट होता है हमारी लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडीज़ को वाटर वेपर बन जाता है वो। मॉइस्चर जो है हमारी एयर में वो कभी भी हो सकता है और उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। जब एयर हमारी फुल ऑफ वाटर वेपर से हो तब उन्हें हम कहते हैं ह्यूमिड डे। जो एयर आपकी वार्मर होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको होल्ड वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो बढ़ती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है और उसी से वो मोर और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता चला जाता है। एक ह्यूमिड डे में जो क्लोथ्स है वो ज़्यादा मतलब ड्राई मतलब ज़्यादा, और स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजीली। ह्यूमिड डे में आपके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेट से हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाएंगे, आपकी बॉडी से जो निकलता है स्वेट और वो उसको इवेपोरेट नहीं कर पाएगा इजीली और वो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा। जब वाटर वेपर राइज हो जाता है तो वो कूलिंग स्टार्ट कर देता है। जब वाटर वेपर कंडेंसेस हो जाता है तो वो कुछ ऐसे फॉर्मेशन कॉज करता है हमारी वाटर की ड्रॉपलेट्स पे। जो क्लाउड्स है वो कुछ ऐसे मासेस है हमारे सच वाटर ड्रॉपलेट्स में। जब पानी के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हैवी होने लग जाते हैं और वो एयर में फ्लोट होने लग जाते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन बनाने लग जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग टाइप में होने लग जाते हैं आपको। जो जेट प्लेन्स है जो कि स्काई में फ्लाई करते हैं वो एक वाइट ट्रेल अपने पीछे छोड़ते चले जाते हैं। जो मॉइस्चर होता है वहाँ का उनके इंजन का जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, कंडेंसेस होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अलग अजीब सा होता है, अलग सा होता है। हमने देखा है कि जो कंडेंस्ड मॉइस्चर का ट्रेल है कुछ टाइम के लिए वो क्या होता है, हमारी एयर की मूवमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। प्रेसिपिटेशन जो है वो अर्थ तक आ जाती है हमारी लिक्विड में उसकी रेन से। फॉर्म इज कॉल्ड रेन। आपने ये तो देखा ही होगा जब दो बादल, सॉरी वेट अ सेकेंड, जब दो क्लाउड्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो वो क्या होती है, बारिश होने लग जाती है। ठीक है, देन हम कहाँ थे, हाँ, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ग्राउंड पे पानी कहाँ से आता है आपका, रेन वाटर का पानी आता है, ऐसा नहीं है उधर कोई डाल के जाता है, ज़्यादातर ग्राउंड्स पर रेन वाटर का ही पानी आता है। जो प्लांट्स हैं वो हेल्प करती हैं आपके वाटर को प्रिजर्व करने में। जब ट्रीज़ हिल स्लाइड्स पर कट हुए होते हैं तो जो रेन वाटर होते हैं वो उन्हें बेयर माउंटेन्स तक पहुंचाते हैं और वहाँ पर जो फ्लडिंग होती है लोअर लाइंग एरियाज़ में होने लग जाती है, फ्लड आ जाता है उधर। तो मैकेनिज़्म के बेसिस पर यहाँ पर 3 टाइप्स है हमारी रेनफॉल के। वो कौन कौन से हैं, एक है कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक है ओरोग्राफिक रेनफॉल और एक है साइक्लोनिक रेनफॉल। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो रेनफॉल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। वो हमें फ्रेश वाटर हमारी अर्थ सरफेस तक पहुंचाती है और अगर रेनफॉल कम हो जाए तो वाटर स्कैरसिटी और ड्रॉट हो जाएगा। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना। और दूसरे हाथ पर अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फ्लड्स जो है वो आ जाएंगे। तो कहते हैं कि बैलेंस बनाए रखना चाहिए, ना रेनफॉल ज़्यादा कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा। नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज। ओके, इफ पॉसिबल आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एक्सरसाइज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो एक बार हम करें अपनी एक्सरसाइज, पहले वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, अगर पॉसिबल हो तो ये मैं डिस्क्रिप्शन पे डालूंगी ना, तो ऐसे नहीं डाल पाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम एक बार वीडियो में भी डिस्कस कर लेते हैं।
सो गाइज दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज। एंड ये फ़ोटो थोड़ी ब्लर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि लैपटॉप से ऐसे ही प्रिंट हुई है। एंड ये आप देख लीजिए, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये डायग्राम है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ दैट सो यू कैन ड्रॉ, इफ़ यू डोंट वांट सो यू डोंट, एज योर विश। I give you 2 minutes or 1 minute. You can take the screenshot of this page. ओके गाइस, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अगर आपने नहीं लिया है तो आप प्लीज़ वीडियो को स्टॉप कर कर ले लीजिए क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज भी शो करना है आपको। ओके सो ये जो है आपका वो नेक्स्ट पेज है। यू डोंट हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 5 है एंड दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल। ओके गाइस, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। एंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर ये पॉसिबल हुआ कि मैं इसके भी आपको क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज पूरी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सके तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर नहीं हुआ तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और हाँ अपनी फैमिली में शेयर भी कर देना। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।